subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the medicinal chemistry of the local anesthetics. तो आज के इस वीडियो पे हम लोकल एनेस्थेटिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। बात करें हम इस टॉपिक में, हम इस वीडियो पे बेसिकली हम कवर करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन टू द लोकल एनेस्थेटिक्स एंड द सार और स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ द लोकल एनेस्थेटिक्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से मीन्स सार से आपके क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली आते हैं। बात करें इस टॉपिक की, ये टॉपिक आपके बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री 2 यूनिट नंबर 5 का लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 18 है, उसका लेक्चर नंबर 1 है। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द मेडिसिनल केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी, यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। सो इसके अलावा अगर आपको फार्मेसी नोट्स चाहिए तो आप मेरे वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ से अपने स्टडी मटेरियल्स कलेक्ट कर सकते हैं। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। सो लोकल एनेस्थेटिक्स मीन्स ऐसे ड्रग जिनका यूज़ हम एनेस्थीसिया के लिए करते हैं और लोकली करते हैं, मतलब उनका जो एक्शन है वो लोकली होता है। जिस एरिया पे हम अप्लाई करते हैं, जिस एरिया पे हम टारगेट करते हैं, उसी एरिया पे ये अपना एक्शन शो करते हैं, लोकली शो करते हैं। और क्या करेंगे, ये आपके एनेस्थाइज करेंगे, मीन्स वहाँ के जो इम्पल्स कंडक्शन है, जनरेशन है, उसको इनहिबिट करते हैं। जो परसेप्शंस हैं आपके इम्पल्स का या पेन का, उसको ये इनहिबिट करते हैं। डिटेल्ड फार्माकोलॉजी आपने 4th सेमेस्टर में पढ़ चुके होंगे फार्मेसी के, तो उसका भी वीडियो का लिंक हम इस PDF में ऐड कर देंगे या फिर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर देंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो बात करें लोकल एनेस्थेटिक्स में, तो जो आपके सिलेबस में है 5th सेमेस्टर में मेडिकम के वाइज, तो उसमें आपको पढ़ना है, पहले है आपका सार, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सार से क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली आते ही हैं। आपके 5th सेमेस्टर में बहुत ही गिने चुने जो क्लास हैं उनके ही आपके सार देखने को मिलता है। ये आपका लास्ट चैप्टर है मेडिसिनल केमिस्ट्री 2 का। इसके बाद हम जो भी इम्पोर्टेंट ड्रग्स हैं उनके जो सार हम कवर नहीं कर पाए थे, आपके सिलेबस में भी कुछ नहीं नाम मेंशन नहीं है, उनको भी हम कवर करेंगे इस चैप्टर के बाद। तो उसमें से पहला जो क्लास है वो है आपका बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स। ठीक है, ऐसे डेरिवेटिव्स जिसमें बेंजोइक एसिड हो, उसमें आते हैं कोकेन, हेक्साइल कैन, मेप्राइल कैन, साइक्लोमेथाइकेन और पिप्रोकेन, ये आपके हैं बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स। सेकेंड है आपका एमिनो बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स, उसमें आते हैं आपके बेंजोकेन, बुटाम्बेन, प्रोकेन, ब्यूटाकेन, प्रोपोक्सिकेन, टेट्राकेन और बिनोक्सिनेट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास का ड्रग्स हैं, इंपॉर्टेंट क्लास है आपके एलियस का, क्योंकि इससे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आते ही हैं। आपके बेंजोकेन हो गया, प्रोकेन हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनसे मैक्सिमम क्वेश्चंस इन्हीं से देखने को मिलता है आपके एग्ज़ाम में। और लोकल एनेस्थेटिक्स आपके जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, सार भी इम्पॉर्टेंट है, इनसे भी क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली आते हैं। नेक्स्ट है आपका एनालाइड डेरिवेटिव्स, जिसको हम एमाइड लिंकेज डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं। जैसे कि बात करें हम लोग लिडोकेन, मेपीवेकेन, प्रीलोकेन, इटिडोकेन। इसके अलावा जो कुछ अदर में, जैसे कि बात करें हम लोग फिनाकेन, डिपेरोडोन और डाइबुकेन, ये आपका एमाइड लिंकेज भी डेरिवेटिव है डाइबुकेन। तो ये आपके कुछ ड्रग्स हैं जिनकी डिटेल आपको पढ़ने हैं। चलिए अब बात करते हैं बेसिक्स ऑफ द लोकल एनेस्थेटिक्स, क्या उनके बेसिक्स हैं। तो व्हाट इज़ द लोकल एनेस्थेटिक्स या व्हाट आर द लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स। सो बात करें इन ड्रग्स की, सो लोकल एनेस्थेटिक्स आर द ड्रग विच यूज्ड आइदर टॉपिकली और लोकल इंजेक्शन फॉर द एनेस्थेसिया। ऐसे ड्रग जिनका यूज़ हम लोकली और एक पार्टिकुलर लोकल इंजेक्शन के थ्रू यूज़ करते हैं, टॉपिकली करते हैं, और इनका जो एक्शन है वो लिमिटेड, मतलब पार्टिकुलरली एरिया पे होगा, इन अप्लाइड एरिया, उसको हम बोलते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स। इन द अप्लाइड एरिया दे कॉज रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसरी परसेप्शन। ये जो आपके सेंसरी परसेप्शन है, इम्पल्स जनरेशन, कंडक्शन है, उस एरिया का जहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं, कम्प्लीटली रिवर्सली लॉस करता है। जैसे ही उसका एक्शन खत्म होता है, वापस जो हैं परसेप्शन वगैरह आ जाते हैं। Especially of the pain by blocking the generation and conduction of the nerve impulse within the neurons without causing any structural damage। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं करता, केवल न्यूरॉन्स के जो उनका जो एक्टिवेशन है, जो इम्पल्स जनरेशन कंडक्शन है, उसको ब्लॉक करते हैं। उससे जो पेन परसेप्शन है वो रिवर्सली लॉस हो जाता है। एंड दे इंटरप्टेड बोथ सेंसरी एज वेल मोटर इम्पल्स। ये आपके दोनों इम्पल्स, चाहे वो मोटर फंक्शन के हो चाहे सेंसरी हो, दोनों को ही इनहिबिट करता है, रिजल्टिंग इन द मस्कुलर पैरालिसिस
फॉर द पर्टिकुलर टाइम एंड लॉस ऑफ ऑटोनोमिक कंट्रोल एज वेल। तो ये बेसिक उसके डेफिनेशंस हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके लोकल एस्थेटिक्स के। अब आते हैं ड्रग क्लासेस के बारे में। तो फार्माकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू बात करें तो फार्माकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपका इंजेक्टेबल, जिसे हम इंजेक्शन के थ्रू देते हैं। सेकंड आपका सरफेस एनेस्थीसिया, जिसको हम टॉपिकली रूट से देते हैं। तो इंजेक्टेबल में आते हैं लो पोटेंसी शॉर्ट ड्यूरेशन, जिसमें आते हैं आपके प्रोकेन, क्लोरप्रोकेन। इंटरमीडिएट पोटेंसी एंड इंटरमीडिएट ड्यूरेशन, इसमें आते हैं लिग्डोकेन, जिसको हम लिग्नोकेन भी बोलते हैं, और पिलोकार्बिन। इसके अलावा हाई पोटेंसी और लॉन्ग एक्टिंग में आते हैं टेट्राकेन, बुपिवाकेन, रोपिवाकेन, डाइबुकेन। ठीक है। इसके अलावा बात करें सेकंड क्लास का ड्रग है आपका है सरफेस लोकल एनेस्थेटिक्स, जिसमें आते हैं आपके स्लोबल में आते हैं कोकेन, लिडोकेन, टेट्राकेन, और इन स्लोबल में आते हैं आपके बेंजोकेन, ब्यूटाइल एमिनो बेंजोएट और ऑक्सीथाजीन। तो ये कुछ बेसिक ड्रग्स हैं जिसको हम लोकल एनेस्थेटिक्स में रखते हैं। ठीक, चलिए अब आते हैं इसके बेसिक मोड ऑफ एक्शन की। तो डिटेल आपने फार्माकोलॉजी में पढ़ चुके होंगे। हम बहुत ही अच्छे वे पे, जो आपके एनिमेटेड वे पे हम आपको समझाए थे कि किस तरीके से काम करता है। तो आप उस वीडियो को देखिए, या बेहतर है कि मैं उसका जो क्लिप है 2 से 1 मिनट का होगा, उसका क्लिप भी मैं इस वीडियो पे ऐड कर दूंगा ताकि आपको और इजी समझ में आ सके। तो बेसिक मैकेनिज्म को समझने से पहले हम जो फिजियोलॉजी है आपके सोडियम आयन के ट्रांसफ़र की, ट्रांसपोर्टेशन की, या वोल्टेज गेटेड या वोल्टेज सेंसिटिव सोडियम आयन चैनल्स की, जो न्यूरॉन्स में होते हैं, वो कैसे काम करते हैं। सो दिस इज द एक्सोनल मेम्ब्रेन। ये आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। जो एक्सोन मतलब न्यूरॉन्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो एलएस है वो आपके न्यूरॉन्स में जो इंपल्स जनरेशन और कंडक्शन है उसको इनहिबिट कर रहा है। अल्टीमेटली ये न्यूरॉन्स के ही सेल मेम्ब्रेन है, जिसको बोलते हैं एक्सोनल मेम्ब्रेन। इसमें होते हैं आपके वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स। तो वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स की बात करें खासकर इसमें, तो इसमें कुछ प्रॉपर्टी होती है। ये होता है आपका एम गेट। ठीक है, एम गेट का मतलब होता है मैक, और एम गेट जिसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन गेट, जो कि अपर पार्ट में होते हैं, जो ECF या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की ओर होते हैं। जबकि इंटरसेलुलर फ्लूइड की ओर होते हैं आपके एच गेट, जिसको हम एच गेट या हाल्ट गेट भी बोलते हैं, जो कि इनएक्टिवेशन गेट है। और इसी एच गेट के पास में होते हैं एक बाइंडिंग साइट, जो कि एलएस के लिए है, मीन्स दिस आर द एलए रिसेप्टर। यहाँ पे होते हैं एलए रिसेप्टर्स, खासकर आपके इंट्रासेलुलर पार्ट में एच गेट के पास होते हैं। ठीक है, जहाँ पे आपका एलएस जाके बाइंड करेगा और अपनी एक्टिविटी को शो करेगा। तो नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो ये आपके जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में सोडियम आयंस प्रेजेंस होते हैं, जो कि अंदर आना है। जब भी आपको इम्पल्स जनरेट होगा तो एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, जाहिर सी बात है। तो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पहुँचने के बाद आपका सोडियम आयन चैनल्स जो हैं ये एक्टिवेट होंगे, ओपन होंगे, उससे सोडियम आयन अंदर आएगा। तो कैसे होते हैं देखते हैं। तो रेस्टिंग कंडीशन की बात करें तो रेस्टिंग कंडीशन, जब रेस्ट कंडीशन है, आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हुआ है, इम्पल्स थ्रेशोल्ड पोटेंशियल से ऊपर नहीं पहुंचा है, उस कंडीशन में हम बोलते हैं रेस्टिंग कंडीशन। उस समय आपका जो एम गेट है वो क्लोज्ड होता है। क्लोज्ड होने की वजह से जो है सोडियम आयन जो है आपके जो ECF में है वो आपके अंदर नहीं आ पाता, वो आपके बाहर ही रह जाता है रेस्टिंग कंडीशन में। जैसे ही आपको थ्रेशोल्ड पोटेंशियल्स एनर्जी मिली, जब भी आपको इम्पल्स या स्टिमुलेशन मिला, तब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। उससे पहले आपका जो इम्पल्स है वो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को क्रॉस करेगा। जैसे ही थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को क्रॉस कर गया, तब वो जो आपका चैनल्स हैं वो एक्टिवेटेड कंडीशंस में आएंगे, और कुछ मिली सेकेंड के लिए आपका जो चैनल्स है वो ओपन होगा। जो एम गेट क्लोज था वो ओपन होगा। ओपन होने के बाद जो भी आपके सोडियम आयंस हैं वो आपके अंदर की ओर आना शुरू हो जाएंगे, बहुत ही फ्यू मिली सेकेंड के लिए। ये मिली सेकेंड के लिए आपके ओपन होते हैं। उसमें रैपिडली ये आपके जो सोडियम आयंस हैं वो आपके अंदर आएंगे और सेल्स को डीपोलराइज करेंगे या एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्टिव कंडीशन। अब नेक्स्ट है आपका कुछ सेकंड बाद ये जो रिसेप्टर्स हैं, ये जो चैनल्स हैं, वो आपस इनएक्टिवेटेड कंडीशंस में आएंगे। उस समय जो है आपका ये जो एच गेट है वो क्लोज्ड होगा। आपका एम गेट तो ओपन रहेगा, पर एच गेट क्लोज्ड हो जाएगा। उससे आपका जो भी रिमाइन है वो अंदर नहीं आएगा। फिर वापस कुछ सेकंड बाद, कुछ मिली सेकंड बाद ये वापस अपने रेस्टिंग कंडीशंस में आ जाते हैं। ठीक है, दोबारा। तो अब हमारा ड्रग कहाँ पे काम करता है वो हम देखते हैं। हमारा जो ड्रग है, हम ड्रग की बात करें तो वो है आपका एलएस। तो एलएस की बात करें तो एलएस जो है आपके इनिशियल केस में ये बेसिक ड्रग हैं, तो ये आपके आयंस फॉर्म में होंगे। ये आपके जो उस मीडिया पे जो मीडिया के कारण जो है, जहाँ बेसिक मीडिया होती हैं हमारे न्यूरॉन्स के अपर पार्ट में, तो वहाँ पे ये कन्वर्ट्स होते हैं आपके
अनआयनिक फॉर्म में, क्योंकि अनआयनिक ड्रग ही इजीली क्रॉस कर सकते हैं सेल मेम्ब्रेन को, हम जानते ही हैं। तो ये अनआयनिक फॉर्म में चेंज होने के बाद ये जो ड्रग है इजीली क्रॉस कर जाते हैं हमारे सेल मेम्ब्रेन को या एक्सोलेमा को। क्रॉस करने के बाद जो है ये जो एल है वापस आयनिक फॉर्म में चेंज होता है, क्योंकि आयनिक फॉर्म जो आपका एलएस है वही जाके आपके रिसेप्टर्स पे बाइंड कर सकता है, उसकी एफिनिटी हाई होती है। तो ये इस एलएच की जो एफिनिटी है वो आपके हाईली होती है आपके एल रिसेप्टर्स पे। ये फिर जो है आपके एक्टिवेट कंडीशन और इनएक्टिवेट कंडीशन दोनों पे ही जाके बाइंड कर सकता है, और बाइंड करने के बाद ये एक तरीके से अगर वो एक्टिवेटेड है तो उसको इनएक्टिव फॉर्म में चेंज करेगा, और अल्टीमेटली ये क्या करेगा, स्टेबलाइज द चैनल इन इनएक्टिवेटेड स्टेट एंड रिड्यूस द ओपनिंग ऑफ चैनल। ठीक है, तो ये इस इनएक्टिवेटेड स्टेट को मेंटेन रखता है कुछ समय के लिए। इनएक्टिव के बाद ये तुरंत पहुंचेगा रेस्टिंग स्टेज पे, तो रेस्टिंग कंडीशन में पहुंचने नहीं देता। उससे क्या होता है, आपका जो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है, रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, वो बढ़ जाती है। नॉर्मल की बात करें तो -70 मिलीवोल्ट आपकी होती है रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन एनर्जी, और -60 -50 अप्रोक्सीमेटली होती है आपके थ्रेशोल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो ये उसको जो है बढ़ा देता है, अप्रोक्सीमेटली -40 -30 पे कर देगा। तो जो इम्पल्स की जो जनरेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो हाईली हो जाती है। जब भी आपको हाईली स्टिमुलस मिलेगा तभी वो एक्टिवेट होगा, नहीं तो एक्टिवेट नहीं होगा। इसलिए नॉर्मल कंडीशन में वो एक्टिवेटेड बहुत कम होते हैं या समय ज़्यादा लगता है, इसलिए उस कुछ समय के लिए आप जो अप्लाइड एरिया पे जो न्यूरॉन्स हैं वो उसमें इम्पल्स जनरेशन और कंडक्शन ब्लॉक हो जाता है एक तरीके से। तो ये बेसिक आपके मैकेनिज्म एक्शन है आपके एलएस का। लोकल एनेस्थेटिक्स बाइंड विद द एलए रिसेप्टर्स located at the voltage gated sodium ion channel present in the neurons and stabilize the channel for prolongation in inactivated state and increase the threshold of channel opening and further lead to the decreasing the impulse conduction। तो अल्टीमेटली ये एल रिसेप्टर्स जो कि वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स पे होते हैं, न्यूरॉन्स पे होते हैं, उनको जाके बाइंड करते हैं उन पे, और आपके जो इनएक्टिवेटेड स्टेट हैं आपके चैनल का उसको प्रोलॉन्ग करते हैं। उससे जो है आपके सोडियम आयन आपका जो इन्फ्लक्स है वो नहीं हो पाता। तो अल्टीमेटली जो थ्रेशोल्ड पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाता है, आपको हाई इम्पल्स देना पड़ेगा उसको एक्टिवेट करने के लिए। उससे जो इम्पल्स का कंडक्शन है वो पेरिफेरली इनहिबिट हो जाता है। बात करेंगे क्लिनिकल यूज़ की, तो इसे हम यूज़ करते हैं एज ए सरफेस एनेस्थेसिया, इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थेसिया, कंडक्शन ब्लॉक एंड द स्पाइनल एनेस्थेसिया। तो इन पे हम बेसिकली क्लिनिकली यूज़ करते हैं। हम आगे बात करेंगे जब हम इंडिविजुअली ड्रग का बात करेंगे तो स्पेसिफिकली इसको किस यूज़ में हम करते हैं। अब आते हैं इसे केमिस्ट्री पे। तो बेसिक केमिस्ट्री की बात करें तो ये आपके दो मेजर लिंकेज इस पे होते हैं, एक आपका एमाइड लिंकेज और एक आपका एस्टर लिंकेज। तो ये दो टाइप के स्ट्रक्चर हैं जो इसमें एक तरीके से आपका पहला एरोमेटिक पोर्शन होता है, सेकंड आपका इंटरमीडिएट एस्टर लिंकेज या एमाइड लिंकेज या लिंकर चेन्स होते हैं, और थर्ड आपका होता है एमाइन पोर्शन। तो ये जो एरोमेटिक पोर्शन है ये पहला तो आपका जो लिपोफिलिसिटी है उस पर डिपेंड करता है, जो लिपिड सोलबिलिटी है, ठीक है, आपके ड्रग की, वो आपके एरोमेटिक जो सब्स्टिट्यूशन है वो ज़रूरी है। सेकंड जो है इसी की वजह से जो एक्टिविटी है वो होती है, तो एक्टिविटी के लिए और लिपिड सोलबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका एरोमेटिक चेन। ठीक, जो एमाइन पोर्शन है वो एक तरीके से आपका हाइड्रोफिलिक नेचर को बढ़ाता है, लेकिन ये इसेंशियल नहीं है आपके एक्शन के लिए। ठीक है, और आपका जो इंटरमीडिएट चेन है वो आपके जो उनकी पोटेंसी है ड्यूरेशन को इंटरफेयर कर सकते हैं। हम आगे बात करते हैं। तो बेसिकली द क्लिनिकली बात करें यूजफुल की, तो जो लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं वो होते हैं आपके वीक बेस एंड एम्पीफिलिक प्रॉपर्टीज़, मीन्स इसमें हाइड्रोफिलिक नेचर और लिपोफिलिक नेचर दोनों होते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपके लिपोफिलिक नेचर होना जरूरी है ताकि वो इजिली पेनिट्रेट कर सके आपके सेल्स के अंदर पे। ठीक है, द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स आर द लिपोफिलिक एरोमेटिक portion, that's a benzene ring, and intermediate chain, either ester linkage or amide linkage। ठीक है, दो आपके लिंकेज होते हैं एमाइड और स्टर। ठीक है, एंड द हाइड्रोफिलिक एमीन पोर्शन। तो ये बेसिक कंटेंट्स हैं आपके इनके। अब उनके बेस पे हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपका ester लिंकेज LS मीन्स लोकल एनेस्थेटिक्स, जिसमें आते हैं आपके कोकेन, प्रोकेन, टेट्राकेन और बेंजोकेन। इसमें आपके ester लिंकेज होगा, मतलब जैसे कि ये देखते हैं आपका ये ester लिंकेज है, ये आपका ester लिंकेज है, ये आपका ester लिंकेज है, तो ये आपके ester लिंकेज हैं। इसमें आते हैं कोकेन, प्रोकेन, क्लोरप्रोकेन, टेट्राकेन। इनके स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे डिटेल में 1 by 1। तो बेसिक आपका जो मेजर इंपॉर्टेंट हैं सीरीज़ हैं वो है आपका प्रोकेन सीरीज़। तो इसमें बेसिकली आपके ये
एक होगा एरोमेटिक रिंग, और इस एरोमेटिक रिंग पे आपके 4 पोजीशन पे एमीन सब्स्टिट्यूट होगा। याद रखिए आपकी ईस्टर लिंकेज में कुछ कॉमन फीचर्स हैं। पैरा पोजीशन पे एमिनो ग्रुप होगा, या एमिनो एल्काइल ग्रुप होगा, या एमिनो क्लोरो ग्रुप हो सकता है। अब इस प्रोकेन पे जो ईस्टर लिंकेज हो गया CO CO, अब इस पे जो है बेसिकली 1 और 2 दो एल्काइल ग्रुप होंगे, 2 मिथाइल ग्रुप होंगे, तो इथाइल इसका लिंकेज होता है। फिर होता है आपका एमिनो, ये जो एमिन ग्रुप है ये एल्काइल एमिन ग्रुप है, और ये टर्सरी नेचर का होता है मोस्ट प्रिफरली, क्योंकि आपके टर्सरी ही प्रिफर्ड हम यूज़ करते हैं। प्राइमरी के केस में प्राइमरी एमिन होगा तो ये लेस एक्टिव और हाईली टॉक्सिक होता है। सेकेंडरी की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन तो अच्छी होती है, बट उसमें इरिटेशन होता है, इसलिए हम लोकली इसको यूज़ नहीं करते हैं। तो इसलिए ये बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें आपका इथाइल जो है वो भी कॉमन होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। एग्जाम्पल ग्रुप में लें, ये प्रोकेन है। अब इस एमिनो ग्रुप पे अगर हम एक्स्ट्रा क्लोरीन डाल दें, क्लोरो एमिनो डाल दें, तो वो बन गया आपका क्लोरोप्रोकेन। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम होगा प्रोकेन जैसा है, बस इसमें जो इस लास्ट में जो पैरा एमिनो सब्स्टिट्यूशन है उस पर हम क्लोरीन ऐड कर देंगे एक्स्ट्रा। सिमिलरली बात करें टेट्राकेन पे, टेट्राकेन पे आपका डिफरेंसेस 2 जगह पे है। एक आपके जो एमिनो ग्रुप हैं उस पर आपका टेट्रा मतलब 4 कार्बन एटम वाले, इसलिए इसको बिटाइल ग्रुप हमने ऐड कर दिया है। सेकेंडली जो आपका इथाइल ग्रुप था यहाँ पे वो हो गया है मिथाइल ग्रुप, ये बेसिक अंतर है। बेंजोकेन की बात करें तो बेंजोकेन भी सिमिलर होता है प्रोकेन जैसा ही, बट उस पर जो है आपका एमिनो एल्काइल जो लिंकेज है वो नहीं होता है, डायरेक्टली CH2 CH3, इस पर कोई भी एमिनो एल्काइल सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है। फिर भी ये एक्टिव होता है क्योंकि ये जो आपका एरिया है एमिन लिंकेज है या एमिन एल्काइल एमिन ग्रुप हैं वो आपके हाइड्रोफिलिसिटी को बढ़ाता है, एक्टिविटी के लिए उतना एसेंशियल नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आपका जो डेरिवेटिव्स हैं वो होते हैं आपके एमाइड लिंकेज। तो एमाइड लिंकेज की बात करें उसमें जो इंपॉर्टेंट हैं आपका है लिडोकेन, इसके अलावा बुपिवाकेन, डाइबोकेन भी इंपॉर्टेंट है, प्रिलोकेन और रोपिवाकेन, तो ये कुछ ड्रग हैं। तो एमाइड लिंकेज में बेसिकली आपका एमाइड लिंकेज होगा। इसके अलावा उसमें भी एक आपका एरोमेटिक रिंग होगा सब में। अब इसमें जो एमाइड लिंकेज में जो सब्स्टिट्यूशन है इस एरोमेटिक रिंग पे वो होता है आपका ऑर्थो पोजीशन पे, मतलब आपके एक होगा 1 पे, 2, 3, 4, 5, तो ये 1, 5 ग्रुप पे ही मेनली अटैच होते हैं। जैसे कि बात करें लिडोकेन की तो इस तरीके से सेम बाकी होगा, ये CH2 है और ये आपका इसमें जो कि मिथाइल है इसमें 2 नहीं है, इसमें एक ब्रांचिंग है आपके अल्फा कार्बन एटम पे। सेम बात करें बुपिवाकेन की तो यहाँ पे जो मिथाइल है ये तो है ही, लेकिन यहाँ पे जो आपका लिंकेज है वो थोड़ा चेंज हो गया है। फिर भी इसमें क्या है आपके मिथाइल और एमिन तो है ही। ठीक, ये है कि बुपिवाकेन। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट ड्रग की ओर, तो वो है आपका डाइबोकेन। सॉरी, डाइबोकेन का स्ट्रक्चर यहाँ पे मिस हो गया है, हम आपको डिस्प्ले कर देंगे आपके इस वीडियो पे ही जब हम बात करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से आपका बेसिक स्ट्रक्चर होता है डाइबोकेन का। इसमें भी आपके एमाइड लिंकेज जो हैं आपको इजीली देख सकते हैं, ये आपका एमाइड लिंकेज है। चलिए ठीक है, फिर जो आपका नेक्स्ट ड्रग है वो है आपका प्रिलोकेन। तो प्रिलोकेन में भी आपका देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि बात करें तो ये भी देखिए, जैसे कि ये आपका है प्रिलोकेन, उसमें भी आपका एमाइड जो लिंकेज आपको इजीली दिखाई दे रहा होगा। इसमें भी आपके एक तरीके से यहाँ पे CH का ब्रांचिंग है और बाकी NH और ये आपका प्रोपाइल ग्रुप। इसमें केवल आपके एक जगह पे सब्स्टिट्यूशन है वो है आपका ऑर्थो पोजीशन पे, पोजीशन नंबर 2 पे। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है प्रोलिकेन का। चलिए अब आते हैं इसके बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर, वो है आपका सार ऑफ द लोकल एनेस्थेटिक्स। तो सार की बात करें तो 3 मेजरली आपके हमको पढ़ना है। एक है आपका एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, एक है आपका इंटर लिंकेज, एक है आपका एमिन ग्रुप। तो इन पे ही हम बात करेंगे, पूरे जो चीज़ें सार होंगी इन पे ही हम चेंज करके इनकी एक्टिविटीज़ को चेंज कर सकते हैं। तो पहले बात करें हम लोग आते हैं एरोमेटिक रिंग की ओर। तो एरोमेटिक रिंग एंड सब्स्टिट्यूशन एट डिफरेंट पोजीशन इन द एलिस में भी एट लिपोफिलिसिटी एंड एनहेंस द पेनेट्रेटिंग कैपेसिटी। तो जो एरोमेटिक रिंग है वो बेसिकली आपके लिपोफिलिसिटी को इन्हेंस करता है, उसके अलावा जो पेनेट्रेटिंग पावर है उसको भी इन्हेंस करता है, साथ साथ ये आपके जो एक्टिविटी है उसको भी मेंटेन रखता है। एंड सब्स्टिट्यूशन एट द पैरा पोजीशन ऑफ एरोमेटिक रिंग इन ईस्टर टाइप LS enhance the ability to penetrate the nerve membrane and increase the affinity at receptor sites। अगर हम ये जो आपका पैरा पोजीशन पे जो एरोमेटिक रिंग है वहाँ अगर हम इस पर कोई सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो एक तरीके से उनकी जो हाइड्रोफिलिसिटी है और बढ़ती है, और लिपोफिलिसिटी और बढ़ती है, और जो पेनेट्रेटिंग पावर है वो भी और बढ़ता है। उससे जो अल्टीमेटली एफिनिटी है आपके क्या है, एफिनिटी है वो एक तरीके से इन्हेंस होती है आपके रिसेप्टर्स पे।
वो रिसेप्टर्स पे आके इजीली जो है बाइंड कर सकते हैं। ये आपका मान लो एलएस है, ये आपका रिसेप्टर्स है, तो उनकी जो बाइंडिंग कैपेसिटी है एफिनिटी वो हाई होती है इस पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होने से। अब इस पे जो है हाइड्रोफिलिक, मतलब इस पे जो आपके एक तरीके से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग दो हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। तो बात करें हम लोग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की, उसके केस में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूशन एट द पैरा एमिनो पोजिशन लाइक RNHAR, लाइक एल्कोक्सी, सो हम बोलते हैं प्रोपोक्सिकेन, इसकी एक एग्जांपल है। सेकेंड एल्काइल एमिनो जो आते हैं टेट्राकेन की ओर, इंक्रीज द पोटेंसी एज वेल एज। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि बिकॉज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूशन इनहेंस द रेजोनेंस बिटवीन द एरोमेटिक रिंग, ये जो एरोमेटिक रिंग है उसके बीच में, एंड कार्बोनिल ग्रुप, और इसके बीच में, इनके बीच में जो है रेजोनेंस की जो एक्टिविटी रेजोनेंस है वो इंक्रीज कर देता है, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से जो रेजोनेंस है वो बढ़ जाता है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो आपके इस एरिया पे बढ़ता है, इसलिए उनकी जो एफिनिटी है वो अच्छी होती है। एफिनिटी अच्छी होती है आपके रिसेप्टर्स के लिए और अपनी एक्टिविटी भी अच्छी देती है। सेकेंडली अगर हम इस पे जो हैं जैसे एग्जांपल दे पाते हैं टेट्राकेन का, ठीक है, यहाँ पे आपका बीटा ग्रुप ऐड हुआ है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की, तो उसके केस में इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड है वो आपके शिफ्ट अप होगा इसकी ओर, तो क्लाउड जो है इस एरिया पे कम होगा, उसकी वजह से जो एफिनिटी है वो कम हो जाती है, अल्टीमेटली एक्टिविटी भी कम हो जाएगी, ठीक है, डिक्रीज द एक्टिविटी। सेकेंड आते हैं इंटरमीडिएट लिंकर की ओर। तो लिंकर आपके दो टाइप के होते हैं, उसमें आपके कार्बन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन हो सकते हैं। तो मेनली बात करें तो उस पर आपका एस्टर लिंकेज, जैसे कि ये आपका एस्टर लिंकेज, और एक है आपका एमाइड लिंकेज, ये आपका एमाइड लिंकेज, ठीक है। तो ये दो लिंकेज बेसिकली आपको देखने को मिलते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक आपका प्रोकेन डेरिवेटिव्स हैं, एक आपका इडोकेन डेरिवेटिव्स हैं। अब इनकी बात करें तो जो आपका लेंथ है आपके एल्काइल चेन का, ये जो एल्काइल चेन का जो लेंथ है वो 1 या 2 मिली रहता है प्रिफरली। अगर हम लेंथ चेन को बढ़ाएं, व्हेन लेंथ ऑफ द एल्काइल चेन लिंकर इज इंक्रीज्ड, द लिपोफिलिसिटी, प्रोटीन बाइंडिंग एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग इज इंक्रीज्ड, बट टॉक्सिसिटी में आल्सो इंक्रीज। अगर हम इस लेंथ को इंक्रीज करेंगे, इस एल्काइल चेन के लेंथ को, तो इनकी जो लिपोफिलिसिटी है, प्रोटीन बाइंडिंग है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो बढ़ तो जाएगी, साथ साथ उनकी जो टॉक्सिसिटी है वो भी बढ़ जाती है, इसलिए क्लिनिकली इनरिवेलेंट है, हम यूज़ नहीं करते हैं, इरेवेलेंट है, ठीक है। अब आते हैं एस्टर लिंकेज की ओर। तो एस्टर लिंकेज एंड एमाइड लिंकेज हैव सिमिलर बाइंडिंग एफिनिटी, दोनों की जो बाइंडिंग एफिनिटी है आपके रिसेप्टर से दोनों ही सेम होती है, लेकिन कुछ हद तक एमाइड लिंकेज की जो प्रॉपर्टीज़ है वो डिफर होती है, बेटर होती है। लाइक दे प्रोड्यूस द मोर इंटेंस एंड लॉन्गर लास्टिंग एनेस्थेसिया, इनकी जो इंटेंसिटी है प्रॉपर्टी की या फिर इनकी जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो हाई होती है। एंड बाइंड टू द अल्फा-1 एसिडिक ग्लाइकोप्रोटीन इन प्लाज्मा, इनकी जो बाइंडिंग इम्यूनिटी है प्रोटीन से लेकर प्रोटीन बाइंडिंग भी अच्छी होती है आपकी अल्फा-1 ग्लाइसिक ग्लाइकोप्रोटीन के थ्रू। एंड बात करें हम लोग थायोस्ट्रेस की हो या एस्टर लिंकेज की हो, तो ये जो स्ट्रेस लिंकेज हैं, एस्टर लिंकेज हैं या थायोस्टर लिंकेज हैं, चाहे वो एस हो चाहे CO हो, उसके केस में जो है आपका होता क्या है, आपके जो स्ट्रेस एंजाइम है या थायोस्ट्रेस एंजाइम है उसको मेटलाइज कर देता है और इनएक्टिव फॉर्म में चेंज कर लेगा। लेकिन एमाइड लिंकेज में एमाइडेस आपके नहीं होती हैं ज़्यादातर, तो इसलिए जो है ये प्लाज्मा में हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं, क्योंकि एमाइड लिंकेज के लिए एमाइडेस चाहिए जो कि नहीं होता, जबकि स्ट्रेस लिंकेज के लिए एस्टर लिंकेज के लिए स्ट्रेस चाहिए एंजाइम जो कि इजीली होता है आपके ब्लड में। एंड दे रेयरली काज द हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, नो क्रॉस सेंसिटिव टू द एस्टर LS, इनमें आपके एलर्जिक रिएक्शंस जो हैं बहुत कम देखने को मिलता है, रेयरली काज, ठीक है, जबकि एस्टर लिंकेज में ये देखने को मिलता है। एंड बात करें हम लोग ब्रांचिंग की अल्फा कार्बन एटम पे, ब्रांचिंग ऑफ द अल्फा कार्बन एटम विल इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इन प्रोकेन सीरीज बट नॉट अफेक्ट इन द इडोकेन सीरीज। जो अल्फा कार्बन एटम की बात करें तो ये आपका है अल्फा कार्बन एटम, तो इस कार्बन एटम पे अगर हम ब्रांचिंग करेंगे तो उनकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ तो जाती है, ठीक, प्रोकेन सीरीज पे, इस सीरीज पे चेंज नहीं होती है फिलहाल। चलिए अब आते हैं एमिनो एल्काइल सब्स्टिट्यूशन। तो ये आपका बेसिकली क्या है, ये जो है आपका दोनों ही, ये जो एरिया है आप देख सकते हैं, हम उसको ब्लू करते हैं, तो ये जो आपका है ये आपका है सेकेंड पार्ट एमिनो एल्काइल जो आपका सब्स्टिट्यूशन है। तो ये आपके क्यों जरूरी है,
इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द वाटर स्लोबिलिटी बट नॉट एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी। ये वाटर स्लोबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है बट एक्टिविटी के लिए एसेंशियल नहीं है। इसलिए जो आपका बेंजोकेन है हैव नो एनी इम्यूनो अल्काइल सब्स्टिट्यूशन बट दैट इज एक्टिव। ठीक है, ये इनमें तो होते नहीं हैं बट वो एक्टिव होते हैं। जैसे कि ये देख सकते हैं बेंजोकेन के स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि इसमें आपका कोई भी जो है एमाइड, यहाँ पे एमाइड जो इम्यूनो अल्काइल ग्रुप है वो मिसिंग है। ठीक, चलिए लास्ट पॉइंट है आपका टर्सरी एमीन डेरिवेटिव्स आर मोर पोटेंट एंड लेस टॉक्सिक। जो ये आपका जो एमाइड लिंकेज मान लो यहाँ पे होता है तो इस तरीके से आपका ये CH2 होता, ये आपका N होता है, यहाँ पे एक R, यहाँ पे एक R डाल देते हैं तो ये होता है। तो ये बेसिकली टर्सरी एमीन है। तो ये टर्सरी एमीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि टर्सरी एमीन जो हैं मोर पोटेंट होते हैं और लेस टॉक्सिक होते हैं, जबकि वेरियस सेकेंडरी एमीन्स में इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बट हैविंग द इरिटेटिव एक्शन। इसमें इरिटेशन होता है इसलिए हम जो हैं इसको हम सेकेंडरी एमीन यूज़ नहीं करते हैं। इसके अलावा प्राइमरी एमीन्स आर नॉट सुटेबल ड्यू टू द लेस एक्टिव एंड हाईली टॉक्सिक। जो अगर यहाँ पे केवल NH2 होता तो क्या होता, ये प्राइमरी एमीन होता। ठीक है, तो उसके केस में ये एक्टिव तो होंगे लेकिन लेस एक्टिव होंगे और हाई टॉक्सिक होंगे। बात करें हम NHR की तो ये एक्टिव तो हैं, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी अच्छी है बट इरिटेंट है, इसलिए हम यूज़ नहीं करते। इसलिए दोनों जो हैं हम यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन जो आपका टर्सरी एमीन है वो प्रिफर्ड है। इसलिए जितने भी ड्रग देखे होंगे आपके लिडोकेन हो, प्रोकेन हो, क्लोरोप्रोकेन हो, डाइबुकेन हो, सब में टर्सरी एमीन आपको देखने को मिलता है। सो दिस इज द बेसिक सार ऑफ द या लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स। इसका नोट्स हम चैप्टर जब खत्म होगा तो हम इसको ऐड कर देंगे। लास्ट चैप्टर मतलब अप्रोक्सीमेटली इसके 2 से 3 लेक्चर और बनेंगे। मोस्ट प्रोबेबली जो है अगर बात करें हम लोग इस सीज़न की 2021 की हम बात कर रहे हैं तो ये बात कर रहे हैं हम लोग नवंबर-दिसंबर 2021 की। तो उस पर जो हैं आपके 2-3 लेक्चर और बाकी हैं। हम कोशिश करेंगे कि दिसंबर 21 के फर्स्ट वीक तक हम ख़त्म कर देंगे। अगर आप बहुत बाद देख रहे हैं वीडियो को 22 में देख रहे हैं तो पूरे वीडियोस इसके आ चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में कम्प्लीटली सीरीज़ है। नोट्स प्रॉपर्ली हमारे वेबसाइट पे अपलोडेड हैं इस पूरे सीरीज़ का, इस पूरे मेडिकेम 2 का आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं अपने नोट्स। सो इफ यू लाइक माई वीडियोस प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड एंड एनी फीडबैक प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन दैट मोटिवेट्स मी फॉर द अपकमिंग वीडियोस। इन लास्ट, थैंक यू, कीप वॉचिंग।